हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस शानदार सेशन में बच्चों आपका स्वागत है। और जैसा कि बहुत से लोग को पता है और आपको अगर ना पता हो तो जान लीजिए कि प्रभात इंस्टीट्यूट मिर्जापुर पर आपके एग्जाम की स्पेशल सीरीज चल रही है, जिसमें कि आपका जो 20 नंबर है यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चन उसको पक्का करने के लिए हर एक चैप्टर से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर हर एक चैप्टर से पांच क्वेश्चन लिया जा रहा है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में, कोई हाफ ईयरली एग्जाम में या क्वार्टरली एग्जाम के हिसाब से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इनके आने की बहुत ज्यादा संभावना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि टिक वाले क्वेश्चन में या तो सही होगा तो पूरा 1 नंबर मिलेगा, अगर गलत होगा तो पूरा 0 हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी जानकारी होना, उसकी नॉलेज होना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर मान लीजिए जैसे जो 10 का है वो 9 के बच्चे ना देखें, 11 के बच्चे ना देखें, ठीक है। अगर आप देखते हैं तो इसमें नॉलेजफुल चीजें हैं जो कि आपको आगे भी काम आएंगी। तो चलिए फटाफट इस सेशन को स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। तो क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। यहाँ पर निम्न रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। इस समीकरण को हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है NaOH, यहाँ पर क्या है CH3COONA और यहाँ पर क्या है H2O, ठीक है। तो यहाँ पर हमको सोचना होगा कि यहाँ पर कौन सा ऐसा चीज है जो बाईं तरफ तो है और दाईं तरफ नहीं है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए NaOH, इधर Na है और इधर क्या है OH है, ठीक है। इधर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए क्या है CH3COONA है और यहाँ पर H2O है, ठीक है। तो अगर हम इसको ब्रेक करें तो यहाँ पर ये किस में ब्रेक होगा, H और OH में। अगर हम इसको ब्रेक करें तो ये किस में ब्रेक होगा, Na पॉजिटिव और CH3COO नेगेटिव, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए ये Na हमें मिल गया, OH हमें मिल गया, ठीक है। क्या चीज नहीं मिला, H और CH3COO। और जब हम इसको मिला देंगे तो यहाँ पर ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। तो समझ गए। तो अगर आपने आयन को अच्छे से पढ़ा है तो आप जो भी यौगिक आपके सामने आएगा उसको आप आसानी से तोड़ पाएंगे और तोड़ने के बाद आप आसानी से पता लगा पाएंगे कि कौन सा मिसिंग पॉइंट है, कौन सा चीज नहीं है, और वही आपका सही ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, आगे है जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से कौन सी गैस निकलती है। तो देखिए जिंक चूर्ण है और इस पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से, तो देखिए जिंक क्या है, जिंक एक धातु है, क्या है, जिंक एक मेटल है और इस पर किसकी क्रिया हो रही है, एक अम्ल की क्रिया हो रही है। तो जब किसी धातु की क्रिया किसी भी अम्ल से होती है स्टूडेंट्स, तो आपने पढ़ा है क्लास में, आपको बताया गया है कि धातु की अम्ल से क्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा कोई अभिक्रिया हिंदी में लिखा हुआ मिले जिसमें कि कोई धातु हो और अम्ल हो, तो धातु और अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर होगा। आगे अगर हम देखें तो नीचे दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए Fe2O3 प्लस 2Al एरो Al2O3 प्लस 2Fe। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया है संयोजन, तो संयोजन में दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एकल उत्पाद बनाते हैं। तो यहाँ एक तो बना है नहीं, ये रॉन्ग है। वियोजन में एक जो यौगिक है वो बाह्य कारक के प्रभाव से दो लोगों में बढ़ जाता है।
तो यहाँ ऐसा भी नहीं कि एक यौगिक है और 2 भागों में या 3 भागों में बट जाए, ठीक है, तो ये भी गलत होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, द्विविस्थापन और विस्थापन। अब इसमें क्या है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। देखिए जो बच्चे पढ़े हुए हैं वो तो कमेंट में जवाब सही दे रहे हैं, और जिनको थोड़ा कंफ्यूजन है उनको थोड़ा सोचना पड़ रहा है। तो जो जानते हैं इन सब के आंसर फटाफट कमेंट करें, ठीक है, और अपने आप का जो चेकअप है यानी अपने खुद का परीक्षण है उसको करिए कि आपका सही है या गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए यहाँ देखते हैं द्विविस्थापन और विस्थापन। तो द्विविस्थापन जो होता है इसमें ये दो चीजों से मिला होता है, ये 2 चीजों से मिला होता है। इसका एक पार्ट इसके दूसरे के साथ और इसका एक पार्ट इसके दूसरे के साथ मिल जाते हैं, तो इसको बोला जाता है द्विविस्थापन। लेकिन यहाँ पर अगर एक्चुअल में स्टूडेंट्स देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जो धातु है वो इसके यौगिक से इसे विस्थापित करके खुद उसका स्थान ले रहा है, ठीक है। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, ये होगी विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म प्रतिस्थापनीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं और यहाँ पर काफी कंफ्यूजन वाला ये क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स। तो देखिए अगर आप धातु अधातु चैप्टर पढ़े हुए हैं तो उसमें आपको एक धातुओं की सक्रियता श्रेणी बताई गई है, जिसमें कि जो ऊपर होते हैं वो धातुएं सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं और जो नीचे होते हैं वो कम सक्रिय होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका नियम ये है कि जो अधिक क्रियाशील यानी जो ऊपर की धातुएं हैं जो अधिक क्रियाशील है वो कम क्रियाशील धातुओं को उनके लवणों के विलयन से विस्थापित कर देती हैं, हटा देती हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए जैसे सोडियम क्लोराइड विलयन है और कॉपर है, ठीक है। अच्छा एक और बात इस सक्रियता श्रेणी में है, देखिए ये दिया नहीं गया था, ये मैंने खुद से लिखा है आपको समझाने के लिए, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रहता है कि ये प्रतिस्थापित होगा कि नहीं होगा। ये जो दो जोड़े दिए गए हैं तो इसमें जो ऊपर के जो धातु हैं, ऊपर के जो तत्व हैं या धातुएं हैं, ये इतना ज्यादा क्रियाशील होती हैं कि स्वयं से ऑक्सीकृत हो जाती है। वायुमंडल में खुला आप नहीं छोड़ सकते हैं, वो वायुमंडल के ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाती हैं, ठीक है। तो इसमें ध्यान दें अगर हम, तो देखिए सोडियम क्लोराइड, अब सोडियम क्लोराइड देखेंगे तो सोडियम तो यहाँ पर सबसे ऊपर है। अगर हम यहाँ से नीचे से देखिए, ये नीचे से चल रहा है ज्यादा, अब ये ऊपर है और इसी का विलयन है। और कॉपर क्या है, कॉपर यहाँ पर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉपर है, ठीक है। तो ये कम क्रियाशील है और ये अधिक क्रियाशील है, तो ये कम वाला अधिक को कैसे विस्थापित करेगा, ये रॉन्ग है, ठीक है, प्रतिस्थापन नहीं हो सकेगा, क्योंकि कम वाला ज्यादा क्रियाशील को कैसे हटाएगा, ठीक है। अच्छा अब आप यहाँ पर देखिए, आप अपने क्लास में टीचर को कैसे हटा सकते हैं, क्योंकि आप कम क्रियाशील हैं, टीचर से ज्यादा आपके पास सीमित आपके अधिकार क्षेत्र हैं। टीचर क्लास का एक तरीके से पूरा क्लास का मॉनिटर, क्लास का जो है नेतृत्व करता होता है, तो वो जैसा चाहेगा वैसा क्लास चलेगा। तो ऐसे यहाँ पर भी है। अब आगे अगर देखें तो पहला वाला रॉन्ग हो गया। आगे अगर हम देखें तो मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन है और एल्यूमिनियम है। अगर यहाँ पर देखें तो मैग्नीशियम भी सबसे पहले आ रहा है, बाद में एल्यूमिनियम आ रहा है, यानी कि इन दोनों जोड़ों में से जो ज्यादा क्रियाशील है वो मैग्नीशियम है और जो कम क्रियाशील है वो एल्यूमिनियम है, आप यहाँ देख सकते हैं। अब बताइए मुझे कि अब कम क्रियाशील ज्यादा क्रियाशील को कैसे हटाएगा, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। नीचे है फेरस विलयन व सिल्वर धातु, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए Fe भी कहाँ है, ऊपर है, और यहाँ पर जो सिल्वर है वो Ag वो यहाँ पर है। यहाँ पर भी वही जोड़ा हमको देखने को मिल रहा है
कि ज्यादा क्रियाशील वाले का विलयन है और कम क्रियाशील इसको कैसे हटा सकता है उसके विलयन से। ठीक है, ये भी रॉन्ग हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिल्वर नाइट्रेट विलयन व कॉपर धातु। तो देखिए सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर हम देख रहे हैं यहां है जो कि कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील है, और यहां पर कॉपर क्या है, अधिक क्रियाशील है। क्या है, अधिक क्रियाशील है। ठीक है, अब क्या होगा, यहां पर कम क्रियाशील है और इसका विलयन है, और ये अधिक क्रियाशील है, ये बगल में है, तो ये अधिक क्रियाशील वाला इसको विस्थापित कर देगा। ये कॉपर धातु जो है ये इसको हटा करके इसका जगह ले सकता है, यानी यहां पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो सकती है। समझ गए आप? क्यों हो सकती है? क्योंकि ये जो है कम क्रियाशील धातु का लवण का विलयन है और ये अधिक क्रियाशील है, और नियम भी है कि सक्रियता श्रेणी में अधिक क्रियाशील धातुएं कम क्रियाशील धातुओं को उनके लवण के विलयन से विस्थापित कर सकती हैं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राइट है, कंफर्म है, समझ में आ गया? ये आप ये नहीं सोचिए स्टूडेंट्स की एक ही क्वेश्चन है, इस तरह से बहुत क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बन सकता है, आप खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, बस आपको जानकारी रखना है और इसका क्रम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया रासायनिक समीकरण है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम अपने रासायनिक समीकरण को देखें तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है बगल में AQ यस और AQ इस तरह से लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसका मतलब होता है जलीय विलयन। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है जलीय विलयन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ये भी जलीय विलयन है, ये भी जलीय विलयन है, और जब दो जलीय विलयनों को मिलाने पर यहाँ पर ठोस हमको सॉलिड, देखिए यहाँ जस्ट लिखा हुआ है, एक ठोस यानी ठोस पदार्थ प्राप्त होता है दो विलयनों को मिलाने पर, तो इसी को बोला जाता है अवक्षेप। क्या बोला जाता है? अवक्षेप। ठीक है, और ये भी विलयन है, तो यहाँ पे ये अवक्षेप बन रहा है। अब आप बताइए, योगात्मक अभिक्रिया में दो चीजें जुड़ती हैं और एक पदार्थ बनता है। निराकरण या वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ से दो पदार्थ बनता है। ठीक है, निराकरण एक प्रकार से उदासीनीकरण अभिक्रिया को भी कहते हैं। ठीक है, तो उदासीनीकरण भी यहाँ नहीं हो रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर अवक्षेप बन रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? अवक्षेपण अभिक्रिया होगी। तो इस तरह से हम लोगों ने चैप्टर 1 के 5 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लिया है। अब आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 2 में, जहां की 5 क्वेश्चन हम और आज के सेशन में देखने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर नंबर 2 चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है? तो देखिए यहाँ पर कौन सा अम्लीय लवण है? तो देखिए NaCl, Na2SO4, KCl। ठीक है, तो देखिए अम्ल की पहचान ये होती है कि इसमें H+ आयन होता है, और H+ आयन किसमें है? NaHSO4 में है, तो ये सही ऑप्शन होगा। अगला है सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। क्या होता है? क्या होता है? यहाँ पर अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है कि उदासीन होता है कि उभयधर्मी होता है? तो देखिए इसको ध्यान में रख लीजिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे आएगा तो इसका जो जलीय विलयन होता है वो क्या होता है? अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। ठीक है, ये अक्सर बच्चे इसमें जब कंफ्यूज हो जाते हैं कि अम्लीय लगाएं कि क्षारीय लगाएं, तो इसमें अम्लीय वाला ऑप्शन सही होगा। आगे अगर हम बढ़े तो एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो देखिए आपको बताया गया था अनिल, ये ट्रिक आपको बताया गया था। अ से अम्ल, नी से नीले को क्या कर देता है? ल से लाल। ठीक है, तो यहाँ पर नीले को लाल कर रहा है, मतलब कि ये अम्ल है, और अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। ठीक है, तो ये उदासीन का होगा, ये क्षारीय, अम्लीय का क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर।
तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, क्लास में आपको बताया गया था 0 होता है या 1 होता है या 7 होता है या 14 होता है। तो इसका सही जवाब होगा 7। ठीक है, पीएच मान में 7 एकदम बीच में आता है। इसके इधर जो है वो अम्लीय होता है, इधर क्या होता है क्षारीय होता है, और बीच में क्या होता है उदासीन। तो 7 वाला जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है। दांत जब हम लोग खाकर सोते हैं तो जो बैक्टीरिया जो कीटाणु है वो जो हम खाते हैं तो जो भोजन दांतों में फंसा रहता है उसको वो क्या करते हैं, उसको वो लोग खाते हैं और हमारे मुंह का जो अवस्था है वो अम्लीय होने लगता है। तो यहाँ देखिए मुंह का पीएच 5.5 से अधिक होगा नहीं, मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर, मुंह का पीएच 7 होने पर, तो 7 तो उदासीन का होता है और कोई नहीं होगा नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा, मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर। तो इस तरह से हम लोगों ने आज 10 यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लिया है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे के 2 चैप्टर्स के 5 यानी कि टोटल 10 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।